एक ऐसी जगह जहां आज भी दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं, जहां कभी हजारों लोग मौत और जिंदगी के बीच फंस गए थे और जिसके बारे में आज भी कई कहानियां सुनाई जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इतिहास का वो सच जो आज भी जिंदा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं द क्यूरियो वॉल्ट चैनल पर एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज जहां हम सिर्फ इतिहास नहीं बताते बल्कि उसके पीछे छुपे सच को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। लेकिन इसी खूबसूरत शहर के बीच एक ऐसी जगह भी है जिसने भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक दौर देखा। इस जगह का नाम है लखनऊ रेजिडेंसी। लखनऊ रेजिडेंसी की कहानी सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने जंग, भूख, डर और मौत को अपनी आंखों से देखा। इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में लगभग 200 साल पीछे जाना होगा। 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत के अलग अलग हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रही थी। अवध उस समय भारत के सबसे अमीर और समृद्ध राज्यों में से एक था। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने लखनऊ में अपना एक आधिकारिक कैंपस बनाया, जिसे हम आज लखनऊ रेजिडेंसी के नाम से जानते हैं। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों बाद ये जगह भारत के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाइयों में से एक की गवाह बनेगी। सन 1857 भारत का माहौल बदल चुका था। सिर्फ अवध ही नहीं, मेरठ, कानपुर, दिल्ली और कई अन्य स्थानों पर भी असंतोष बढ़ता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की नई नीतियों से सिपाही, जमींदार और आम लोग सभी नाराज थे। इसी दौरान ब्रिटिश आर्मी ने एक नई एनफील्ड राइफल इस्तेमाल करनी शुरू की। इस राइफल के कार्ट्रिज को चलाने से पहले सिपाही को यूज दांतों से खोलना पड़ता था। उस समय यह अवध तेजी से फैली कि इन कार्ट्रिजेस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। चाहे हर जगह इसका सबूत ना मिला हो, लेकिन इस खबर ने सिपाहियों का भरोसा तोड़ दिया। और जब भरोसा टूट जाता है तो कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी इतिहास बदल देती है। 10 मई 1857 मेरठ से बगवात की पहली बड़ी आग भड़की। सिपाहियों ने कंपनी के खिलाफ हथियार उठा लिए। कुछ ही घंटों में यह खबर दिल्ली पहुंची। बहादुर शाह जफर को फिर से प्रतीकात्मक बादशाह माना गया और धीरे धीरे यह बगवात उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गई। लखनऊ भी इस बदलाव से अलग नहीं था। यहां भी माहौल तेजी से बदल रहा था। लखनऊ में उस समय ब्रिटिश प्रशासन की जिम्मेदारी सर हेनरी लॉरेंस के पास थी। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि स्थिति किसी भी समय खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने रेजिडेंसी को एक मजबूत सुरक्षा केंद्र में बदलना शुरू कर दिया। राशन जमा किया गया, गोला बारूद इकट्ठा किया गया, इमारतों को सुरक्षित बनाया गया और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ उनके परिवारों को भी रेजिडेंसी के अंदर लाया गया। शायद उन्हें एहसास था कि बाहर की दुनिया बहुत जल्दी बदलने वाली है। 30 मई 1857 लखनऊ में भी बगावत की आवाज गूंज उठी। जो आशंका थी वही सच बन गई। अब रेजिडेंसी सिर्फ एक प्रशासनिक कैंपस नहीं रही, ये एक किला बन चुकी थी। एक ऐसा किला जिसके अंदर सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने की उम्मीद लेकर बैठे थे और बाहर इतिहास की सबसे कठिन घेराबंदी शुरू होने वाली थी। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगले कुछ महीनों में इसी रेजिडेंसी के अंदर भूख, बीमारी, तोपन की गरज और मौत रोज की जिंदगी बन जाएगी। जब जून 1857 आया, लखनऊ रेजिडेंसी के अंदर हजारों लोग जमा हो चुके थे। इसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ उनके परिवार, बच्चे और कुछ वफादार भारतीय सैनिक भी शामिल थे। बाहर का माहौल हर दिन बदलता जा रहा था। अब रेजिडेंसी के अंदर रहने वाले लोगों की दुनिया सिर्फ उन्हीं दीवारों तक सिमट कर रह गई थी। जहां कभी महफिल होती थी
वही जगह अब डर और इंतजार का घर बन चुकी थी। 30 जून 1857। लखनऊ के पास की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। रेजिडेंसी को घेर लिया गया। अब शुरू हुई लखनऊ रेजिडेंसी की वो घेरबंदी जिसे इतिहास में सीज ऑफ लखनऊ के नाम से याद किया जाता है। लगभग 5 महीने तक रेजिडेंसी के अंदर लोग मुश्किल हालात में जीते रहे। हर दिन गोलियों की आवाज सुनाई देती थी। हर रात एक नए डर के साथ आती थी। इस घेराबंदी के शुरुआती दिनों में रेजिडेंसी के नेतृत्व की जिम्मेदारी सर हेनरी लॉरेंस के पास थी, लेकिन 2 जुलाई 1857 को एक टॉप के गोले से हुए हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जाने से पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें रेजिडेंसी के अंदर ही दफनाया जाए। उनकी मौत के बाद रेजिडेंसी की स्थिति और कठिन हो गई। अब अंदर फंसे लोगों को खुद अपनी जिंदगी बचानी थी। जंग सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ी जाती, कभी कभी असली जंग होती है जिंदा रहने की। रेजिडेंसी के अंदर खाना कम होता जा रहा था, बीमारियां बढ़ रही थीं, घायलों की संख्या बढ़ रही थी और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल था इंतजार इस बात का कि क्या कभी बाहर से मदद आएगी या ये दीवारें ही उनकी आखिरी जगह बन जाएंगी। लेकिन रेजिडेंसी का सबसे मुश्किल वक्त अभी आना बाकी था, क्योंकि बाहर से आने वाली मदद भी एक नए तूफान के साथ आने वाली थी। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। रेजिडेंसी के अंदर फंसे लोग हर सुबह एक ही उम्मीद के साथ आंखें खोलते थे, शायद आज मदद आ जाए। लेकिन हर शाम वही गोलियों की आवाज, वही धुआं और वही डर उनका इंतजार करता था। खाना सीमित था, दवा कम थी और हर गुजरता हुआ दिन जीने की उम्मीद को थोड़ा और कम कर रहा था। इस बीच कानपुर, जिसे आज कानपुर कहा जाता है, वहां से एक ब्रिटिश रिलीफ फोर्स लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। इस सेना का नेतृत्व मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक कर रहे थे। उनके साथ जनरल जेम्स आउट्रम भी थे। रास्ता आसान नहीं था, हर मोड़ पर मुकाबला था। हर पुल, हर सड़क एक नई लड़ाई लेकर खड़ी थी। लेकिन फिर भी उन्होंने लखनऊ पहुंचने का फैसला नहीं बदला। सितंबर 1857, कई कठिन लड़ाइयों के बाद हैवलॉक और आउट्रम की सेना आखिरकार रेजिडेंसी तक पहुंच गई। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रेजिडेंसी के अंदर फंसे लोगों को लगा कि उनकी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। मदद तो आ गई थी, लेकिन इतनी कम थी कि रेजिडेंसी को खाली करवाना मुमकिन नहीं था। अब जो सेना मदद के लिए आई थी, वहीं खुद रेजिडेंसी के अंदर फंस गई और इस तरह घेराबंदी खत्म नहीं हुई, बल्कि और भी बड़ी हो गई। अब रेजिडेंसी के अंदर सिर्फ पुराने लोग ही नहीं, बल्कि मदद के लिए आई सेना भी फंस चुकी थी। सवाल सिर्फ एक था, क्या कोई और भी मदद के लिए आएगा या लखनऊ रेजिडेंसी हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। 25 सितंबर 1857, जनरल हेनरी हैवलॉक और सर जेम्स आउट्रम बहुत कठिन लड़ाई लड़ते हुए आखिरकार लखनऊ रेजिडेंसी तक पहुंच गए। बाहर से देखने पर यह एक जीत लग रही थी, लेकिन अंदर की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। उनके पास इतनी सेना नहीं थी कि रेजिडेंसी के अंदर मौजूद हर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसलिए जो सेना बचाने आई थी, वही खुद इसी घेराबंदी का हिस्सा बन गई। अब रेजिडेंसी के अंदर लगभग 3000 लोग मौजूद थे। ब्रिटिश सोल्जर्स, सिविल ऑफिसर्स, महिलाएं, बच्चे और कई भारतीय सैनिक जो कंपनी के प्रति वफादार रहे। हर दिन दर्जनों गोले रेजिडेंसी की दीवारों पर गिरते। कई इमारतें टूट चुकी थीं। हॉस्पिटल घायलों से भर चुका था। खाना नाप कर बांटा जा रहा था। पानी बचाकर इस्तेमाल किया जा रहा था। और हर रात ये डर साथ सोता था कि शायद अगली सुबह देखना नसीब ना हो। जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही थी, एक और जंग चल रही थी, भूख के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ।
और सबसे बढ़कर निराशा के खिलाफ। बच्चे चुप रहना सीख गए थे। महिलाएं धमाकों के बीच भी हिम्मत बनाए रखती थी। डॉक्टर बिना पूरी दवाइयों के घायलों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे और रेजिडेंसी की हर दीवार हर दिन एक नया घाव अपने ऊपर ले रही थी। लेकिन लखनऊ से कई 100 किलोमीटर दूर एक और तैयारी चल रही थी। ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैम्बेल एक बड़ी सेना के साथ लखनऊ की तरफ बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, रेसिडेंसी के अंदर फंसे लोगों को जिंदा बाहर निकलना। लेकिन क्या वो वक्त पर पहुंच पाएंगे या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? कभी कभी जंग की सबसे बड़ी जीत दुश्मन को हराना नहीं होती, बल्कि जिंदा बच जाना होती है। नवंबर 1857। 4 महीने की लगातार घेराबंदी के बाद आखिरकार एक बड़ी ब्रिटिश सेना लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे सर कॉलिन कैम्पबेल। लेकिन रेजिडेंसी तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। लखनऊ की हर सड़क, हर इमारत और हर मोड़ एक नए मुकाबले का इंतजार कर रहा था। कैम्पबेल ने सीधा रेजिडेंसी की तरफ बढ़ने के बजाय सोची समझी रणनीति अपनाई। दिलकुशा पैलेस, ला मार्टिनियर और फिर सिकंदर बाग। यही वो रास्ता था जिसने लखनऊ की जंग का रुख बदल दिया। 16 नवंबर 1857 सर कॉलिन कैम्पबेल की सेना सिकंदर बाग के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। यहां दोनों तरफ से भयंकर लड़ाई हुई। घंटों तक गोलीबारी चलती रही। आखिरकार ब्रिटिश सेना ने बाग पर कब्जा कर लिया। यह मुकाबला लखनऊ अभियान के सबसे कठिन और खूनी अध्यायों में से एक माना जाता है। इस जीत ने रेजिडेंसी तक पहुंचने का रास्ता खोल दिया। 17 नवंबर 1857, वही दिन जिसका रेसिडेंसी के अंदर मौजूद हर व्यक्ति महीनों से इंतजार कर रहा था। सर कॉलिन कैम्पबेल की सेना रेसिडेंसी तक पहुंच चुकी थी। इस बार उद्देश्य जंग जीतना नहीं था, बल्कि जिंदगी बचाना था। महिलाएं, बच्चे, घायल सैनिक और आम नागरिक सबको धीरे धीरे सुरक्षित बाहर निकाला गया। 4 महीने से ज्यादा समय तक चली घेराबंदी आखिरकार समाप्त हुई। लेकिन लखनऊ की जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी। रेजिडेंसी से लोगों को बाहर निकालने के बाद ब्रिटिश सेना ने कुछ समय के लिए अपनी स्थिति मजबूत की, लेकिन लखनऊ का अधिकांश हिस्सा अब भी बगाही सेना के नियंत्रण में था। इसलिए मार्च 1858 में सर कॉलिन कैम्पबेल एक बार फिर लखनऊ लौटे। इस बार सिर्फ रेजिडेंसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शहर पर दोबारा कब्जा करने के लिए। लेकिन जब जंग खत्म हुई, तब लखनऊ बदल चुका था। रेजिडेंसी की दीवारों पर पड़े गोलियों के निशान सिर्फ ईंट और पत्थर पर नहीं, इतिहास की यादों पर भी हमेशा के लिए लिखे जा चुके थे। और उन्हीं निशानों के बीच छुपा था एक और अध्याय, जिसकी कहानी हम अगले हिस्से में जानेंगे। मार्च 1858। लखनऊ की सड़कें एक बार फिर जंग की आग में जलने वाली थी। लेकिन इस बार सिर्फ रेजिडेंसी ही नहीं, पूरा लखनऊ इतिहास के सबसे निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। और उन्हीं निशानों के बीच छुपा था एक और अध्याय। लेकिन लखनऊ की कहानी रेजिडेंसी पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी शहर में एक ऐसी इमारत भी खड़ी है जिसके रास्ते आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। क्या उसका संबंध 1857 की कहानी से भी था? इस राज से पर्दा उठेगा अगले भाग में।